नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 100 करोड़ की चिट्ठी बम को लेकर सियासी तूफान आ गया है। हालांकि शरद राव पवार एनसीपी अध्यक्ष खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हो गए हैं। शरद राव पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। साथ ही उन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि कमिश्नर रहते हुए परमबीर ने 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। इस मुद्दे पर संसद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सारे देश ने देख लिया कि गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उसके बाद उन्होंने शिवसेना के सांसद पूर्व मंत्री अरविंद सावंत पर भी बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि संसद में उनके भाषण के बाद अरविंद सावंत ने उन्हें धमकी दी है और कहा है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जेल जाओगे। हालांकि अरविंद सावंत ने इस आरोप से इंकार कर दिया है। उधर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। परमबीर सिंह ने अपील की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज पर भी जब्त कर लिया जाए। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद मोहन देलकर की आत्महत्या के मामले में अनिल देशमुख बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए दबाव बना रहे थे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 100 करोड़ का महासंकट, आज का आर पार इसी पर। From 5th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona। ये साफ हो गया है और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said, so question doesn't arise। अपने इस बयान के साथ शरद पवार ने साफ कर दिया कि अनिल देशमुख के मुद्दे पर उनकी पार्टी या महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। लेकिन फरवरी में सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात को नकारते हुए शरद पवार ने जो कहा, उस पर नया तूफान खड़ा हो गया। शरद पवार ने कहा कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख कोरोना के चलते अस्पताल में रहे। इसके बाद 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो अपने घर में आइसोलेट रहे। इसलिए देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने 15 फरवरी का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें अनिल देशमुख मीडिया के हुजूम के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। वीडियो में अलग अलग न्यूज चैनलों के माइक साफ दिख रहे हैं। मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। एक अनिल देशमुख जी नहीं, उसके साथ पूरी पार्टी तो खड़ी नहीं है। ये शंका पर ये बेमतलब महीने में 100 करोड़ यानी वर्ष में 1200 करोड़। अनिल देशमुख के मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है, और अगर पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। बीजेपी की सरकार थी जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए। तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। स्पीच खत्म होती है तो वैसे ही शिवसेना के सभी लोग बाहर वॉकआउट करते हैं, तो उसी दौरान अरविंद सावंत 2 सेकंड के लिए वो मेरे पास रुकते हैं और मुझे
वो थ्रेटनिंग करके बोल के जाते हैं कि इसके बाद तुम्हारी बारी है और इसके बाद तुम जेल के पीछे जाओगे। नवनीत राणा ने आप पे आरोप लगाया कि आपने उन्हें धमकाया। क्या हमने क्यों धमकाया? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। मुंबई पुलिस के निलंबित असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे एनआईए के हत्थे चढ़ गए। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में दावा किया गया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का टारगेट दिया था। सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसी चिट्ठी पर सियासी तूफान मच गया है। बीजेपी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है। वैसे सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर बड़ा हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि सचिन वाजे के शिवसेना के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं। 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हुए। कुछ समय तक वो शिवसेना के प्रवक्ता भी रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 100 करोड़ का महासंकट। लेकिन इस महासंकट की पटकथा पहली तो इस चिट्ठी में आई जो परमबीर सिंह ने लिखी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। दूसरी पटकथा इसकी आई जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है और जिस याचिका में लिखा जाता है बहुत कुछ, बहुत बड़े खुलासे इस याचिका में। और चिट्ठी में 100 करोड़ रुपए एनसीपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के गृह मंत्री पर आरोप लगाया गया कि सचिन वाजे जो कि महाराष्ट्र पुलिस में जिसकी भर्ती कराई गई थी कोरोना संकट के दौरान, उसको टारगेट दिया गया था। तो ये दो कहानियां आपस में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपको महासंकट का विश्लेषण बताऊंगा, आर पार का वो प्रसिद्ध विश्लेषण जिसकी चर्चा बहुत होती है और जो जानना बेहद जरूरी होता है। आइए वीडियो वॉल के जरिए समझते हैं कि महाराष्ट्र के संकट का विश्लेषण क्या है। परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली रैकेट का आरोप लगाया। गृह मंत्री एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख पर यह आरोप है। गृह मंत्री अनिल देशमुख की शिकायत सीएम उद्धव ठाकरे से की। सचिन वाजे को अनिल देशमुख का करीबी बताया गया। हालांकि सचिन वाजे शिवसेना का करीबी है, ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं। चिट्ठी के बाद अपने ही पूर्व सीपी पर महाराष्ट्र सरकार का हमला है। एनसीपी के नेता एक के बाद एक कह रहे कि परमबीर सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के इस्तीफे की मांग की है। शरद पवार ने अनिल देशमुख को लगभग क्लीन चिट दे दी है। लेकिन अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे 15 तारीख को, जब वो अस्पताल में भर्ती होने की बात कर रहे हैं। परमबीर सिंह ने अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करी है। तो यह कुल मिलाकर लबोलबाब है इस पूरे घटनाक्रम का। ये बिल्कुल मुंबई की एक फिल्मी स्टोरी की तरह लगती है, जिसमें एक मंत्री पे आरोप लगाता है एक पुलिस कमिश्नर की 100 करोड़ का टारगेट एक पुलिस अफसर को दिया गया। और बीजेपी कह रही है कि देखिए महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ था एक महीने में, 12 महीने का 1200 करोड़। और उसके बाद बाकी जगह का क्या था, नागपुर का कितना टारगेट था, पुणे का कितना टारगेट था, ऐसे ही हर जगह पे कितने कितने टारगेट थे ये सामने आने चाहिए। क्या ये भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है? ये भी बीजेपी का आरोप है। आइए मेरे साथ आज मेहमान कौन कौन जुड़े हैं आपको मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से कवर करते हैं। एनसीपी से बृजमोहन अग्रवाल है, शिवसेना से संजय गुप्ता है और मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए नवाब मलिक इस समय एनसीपी के मंत्री जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं सीधा आप ही का रुख करता हूं नवाब मलिक, फिर मैं डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन नवाब मलिक साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम है इससे एम्बैरेसमेंट सरकार से ज्यादा एनसीपी की हो रही है, क्योंकि अनिल देशमुख जी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, एनसीपी कोटे से गृह मंत्री हैं। क्या आपको लगता है काफी बड़ा पॉलिटिकल धब्बा जिसे कहते हैं वो परमबीर सिंह साहब की चिट्ठी ने लगाया है एनसीपी के ऊपर पॉलिटिकली? देखिए, ऐसा है कि परमवीर सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी निश्चित रूप से उस पर गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन चिट्ठी कब लिखी? जब उन्हें कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया,
चिट्ठी में जिस चैट का जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हैं संजय पाटिल जी, उसके साथ 16 तारीख को जो चैट है, जो सवाल पूछ के उन्होंने चैट क्रिएट किया, वो जब उन्हें पता चल गया कि वे ट्रांसफ़र होने वाले हैं, तब ये पूरा एविडेंस क्रिएट करने का उन्होंने काम किया। और जो मिड फैब की बात की जा रही है, अनिल देशमुख जी 5 से 15 तक अस्पताल में थे, 15 से 27 तक होम क्वारंटाइन थे। एक सवाल बीजेपी ने खड़ा किया कि 15 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बूम नज़र आ रहे, आपने और बीजेपी ने भी कहा। ये बात सच है कि अस्पताल से जब वो डिस्चार्ज हुए, अस्पताल के गेट पे मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था, जो कमजोरी के कारण वहीं अस्पताल के गेट पर कुर्सी पे बैठे कुछ सवालों का उन्होंने जवाब दिया और वहां से निजी विमान से वो मुंबई आए। 27 तारीख तक वो होम क्वारंटाइन थे और 28 तारीख को 1 तारीख से विधानसभा शुरू होनी थी और प्री कैबिनेट में वो कैबिनेट में आए थे। ये सच्चाई है। जो सवाल खड़े किए गए, कहीं ना कहीं जो सचिन वाजे हैं, जो आज एनआईए के गिरफ्त में है, उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने लगी। सॉरी एनआईए की गिरफ्त में है, तो वो कहीं ना कहीं सारे सवाल खड़े होने लगे। लेकिन देखिए एक चीज बता नवाब मलिक मैं पूरी बात कर दूं, आप रखिए अपनी पूरी बात कर दूं। देखिए, सचिन वाजे को जो रीइंस्टेट करने का मामला है, कमिश्नर साहब की अध्यक्षता की एक समिति थी, उन्होंने स्वयं उन्हें रीइंस्टेट किया 4 अधिकारियों के साथ। जो इंटेलिजेंस क्राइम का पद दिया, उन्होंने अपने अधिकार के तहत दिया जी। सीधी रिपोर्टिंग जो वहां पे एडिशनल सीपी थे, उनको बाईपास करके कमिश्नर साहब को वो रिपोर्टिंग करते थे। ये भी सच्चाई है। और जब सचिन वाजे का नाम विधानसभा में उछला मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर, तब 3 घंटे, जरा सुनिए, 3 घंटे बंद कमरे में कमिश्नर साहब और सचिन वाजे जी बात कर रहे थे। पूरे पुलिस मुख्यालय में उसकी चर्चा थी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है। कहीं ना कहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी जांच कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो भी लोग, चाहे वो किसी बड़े पद के लोग होंगे, कोई नेता होगा, जिनका भी उसमें रोल रहेगा, कहीं ना कहीं एनआईए पे तो लोगों को भरोसा करना चाहिए, जो केंद्र की अधीन संस्था है। मलिक साहब, आपने काफी समय लिया अपनी बात को करने के लिए, अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे, और मैं आपको काफी अरसे से जानता हूं और मुझे आप साफ गोई से बात करते हैं। देखिए नवाब मलिक साहब, कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी इसी सरकार ने करी, पॉइंट नंबर 1। सचिन वाजे को लेने का दबाव देवेंद्र फडणवीस का आरोप है, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी था, तब भी ये दबाव था, उद्धव ठाकरे की तरफ से दबाव था, शिवसेना की तरफ से दबाव था कि रीइंस्टेट किया जाए दोबारा से, जिसको 16 साल के लिए निलंबित किया गया था, और वो वापस आता है। तो इसका मतलब है ये तो कहीं टॉप से ही हुआ होगा, ये गृह मंत्री के संज्ञान में होगा। अगर आप किसी अधिकारी को, जिसको हाईकोर्ट ने निलंबित कर रखा है 16 साल के लिए, उसको ले रहे हैं, तो वो गृह मंत्री के संज्ञान में होगा। और उसके बाद जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर बात कर रहे हैं, वो कुछ तथ्यों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैसेजेस देख लीजिए, 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि पद पे रह के अनिल देशमुख, अगर पद पे रहेंगे, मंत्री रहेंगे, तो वो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? आप भी मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर, आप खुद सोचिए इस बात को, कैसे जांच हो पाएगी कि खुद ही अनिल देशमुख अपने आप को क्लीन चिट देंगे? देखिए, अब मैंने तो कुछ नहीं करा, गलती सारी की सारी पुलिस कमिश्नर की। ये पुलिस कमिश्नर भी आपकी थे, यानी आप ही की सरकार इसको लेके आई, और अभी तक ये बिल्कुल ब्लू आइड बॉय थे और आज ये सबसे खराब हो गए हैं। ऐसा तो नहीं होता मलिक साहब। देखिए, आपने 3 सवाल यहाँ खड़ा किए। एक है सचिन वाजे के रीइंस्टेट करने को लेके कि ये बीजेपी, खास करके देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का दबाव मुझ पे था, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगा था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया जा सकता है कि नहीं। आज तक जो भी गृह मंत्रालय है, वहाँ से जो एडवोकेट जनरल को जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, चाहे वो देवेंद्र जी के ज़माने में या आज या उससे पहले, कहीं भी रिकॉर्ड पे इस तरह का ओपिनियन देवेंद्र जी ने मांगा ऐसा नहीं। उन्होंने ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था, जब उद्धव जी का दबाव था, ये उन्होंने कहा था। अगर ऐसा कुछ है
तो आरटीआई में जानकारी बीजेपी लेकर बताए कि ये दबाव था और ये एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगा गया था। एक जहां तक वजह के रीइंस्टेट करने का मामला है, कमिश्नर साहब की कमेटी है जो उस समय जो कमेटी बनाई गई थी। और एक चीज बता दें, 2004 में जब ख्वाजा यूनुस केस में कस्टोडियल डेथ में उन्हें निलंबित किया गया, तब बीजेपी का एक एक नेता सचिन वाजे के साथ, शिवसेना तो खड़ी थी लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं था जो सचिन वाजे की वकालत लेकिन नहीं कर रहा आज की था। परिस्थिति देखिए नवाब मलिक जी, आज की परिस्थिति के अंदर ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है शासन के लिए भी, एनसीपी के लिए भी, जिस तरह के आरोप लगे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अशोक वानखेड़े। मैं उनका रुख करता हूं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अशोक जी, आप क्या पूछना चाहते हैं नवाब मलिक में? संक्षेप में पूछिए नवाब मलिक जी से, संक्षेप में। अशोक जी। हाँ, नवाब जी पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और अजित पवार जी पे आरोप लगे थे सिंचन घोटाले के। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था, उसके बाद व्हाइट पेपर रिलीज हुआ और फिर उन्होंने फिर से शपथ ली। ये नैतिकता के पैमाने स्थापित किए थे एनसीपी ने इसी महाराष्ट्र में। आज ऐसी क्या हो गया है कि आज देशमुख जो है, हो सकते हैं वो बहुत प्रिय हो, लेकिन अजित पवार से तो प्रिय नहीं हो सकते और अजित पवार से बड़े नेता भी नहीं हो सकते हैं एनसीपी में। आज उनको बचाने के लिए गंभीर आरोप एक्सेप्ट करने के बाद भी सब लोग लगे हुए हैं। इसके पीछे कारण समझ में नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि मूल मुद्दा क्या है कि मुकेश अंबानी जी के मकान के सामने बम भरी गाड़ी लगाना, जिसका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड सचिन वाजे था, और उनकी गिरफ्तारी, और मनसुख हिरेन जो बंदा फोड़ कर देगा उसी डर से उसकी हत्या कर देना, और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी, उसकी हत्या के बाद कमिश्नर साहब और सचिन वाजे के बीच में जिस तरह का 2 घंटे का गुप्त बैठक हुई, कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जी भी संदेह के घेरे में है। एनआईए जांच कर रही है, वजह कस्टडी में है। एटीएस ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि मनसुख हिरेन की हत्या ये सचिन वाजे ने की है। हमें लगता है एक जो बड़ा मामला है उससे बचने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए, ऐसा हम मानते हैं। जांच एनआईए कर रही है, उसमें एनआईए की जांच को कौन रोड़ा डाल पाएगा उसमें? नवाब जी देखिए, आज सदन के अंदर भी शरद पवार से भी मिले। परमवीर सिंह तो शरद पवार से भी मिले हैं। शरद पवार जी ने खुद एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हाँ, नवाब मलिक इस बात का जवाब भी मिले हैं। ठीक है, आपने अपनी बात तो रखा। अशोक जी, आपने अपने सवाल को पूछा, तो हास्यास्पद होगा। लेट नवाब मलिक रिप्लाई। नवाब मलिक इस बात का जवाब। देखिए, ऐसा है, परमवीर सिंह को पवार साहब ने कोई लाइन हाजिर करवाया या उनसे पूछताछ के लिए गए, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह से उन्होंने जानकारी ली। स्वयं अगर कोई व्यक्ति आके कुछ बात करता है, ठीक है, उसको बोलने का अधिकार है और उन्होंने बातें सुनी होंगी, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, हमें लगता है कि ये सब चीजें आफ्टर थॉट है। जिस तरह से आरोप लगाए गए, 16 तारीख को क्रिएट किया गया है, सब चीजें सामने निकल के आ जाएगी। नवाब मलिक जी, आज सुप्रीम कोर्ट में, नवाब मलिक जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है और उस पिटीशन के उसके एक सेकंड नवाब जी, मैं आपको मौका ही दे रहा हूँ, आप ही से सवाल है मेरा, उसी को लेके बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जी सर, सुन लीजिए जी। जो सवाल उन्होंने पत्र में जो आरोप लगाए, उसी के आधार पर पिटीशन बनाया गया है। पिटीशन में अपने तबादले को वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से किया गया, तो जो भी प्रशासनिक अधिकार है, मुख्यमंत्री ने वो अपने अधिकार में निर्णय लिए, और बाकी जो आरोप लगा रहे हैं वो पत्र में भी आरोप है। अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख का भी हल्फनामा दिलवाएगी, सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी अपना हल्फनामा रखने के लिए कहेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। हमें लगता है कि लेकिन उनका जो आरोप है, एक तो 100 करोड़ का आरोप है, दूसरा आरोप है जो उनके पेज नंबर 21 पे है उस पिटीशन के, कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन देलकर की लाश मिली तब दबाव था। 15 पेज का सुसाइड नोट भी मिला। आफ्टर इनिशियल इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट, द पिटिशनर इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। द पिटिशनर वाज टाइम एंड अगेन प्रेशराइज्ड by the Honorable Minister of the Home, that is Anil Deshmukh, Government of Maharashtra, to probe the role of certain readers
एंड समहाउ इम्प्लीकेट देम, यानी जानबूझ के बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए दबाव था। ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर एक पद पे रहते हुए व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की फिरौती की बात आ रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाने की बात आ रही है, और खुल्लम खुल्ला कमिश्नर इसको सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में डाल रहा है, जिसको उनको सब्सटैंशियल करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बाद बचता क्या है? देखिए, यही आरोप, यही जो वो है डेलकर की आत्महत्या का मामला, उस पत्र में भी उसका उल्लेख है। एक, अब ये कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई आत्महत्या मुंबई शहर में करेगा तो क्या उसका मुकदमा दादरा नगर हवेली में दर्ज होगा? मुकदमा अगर दर्ज होगा तो मुंबई शहर में आत्महत्या है तो यहीं दर्ज होगा। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हमने इनिशिएट कर दी। नवाब मलिक जी, आप बात को घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं दबाव था बीजेपी के नेताओं को फंसाने का। जरा सुनिए जी। बिल्कुल नहीं। आत्महत्या में जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो उस वक्त के गृह मंत्री थे प्रफुल्ल खेड़ा पटेल साहब के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उस सुसाइड नोट में है। अगर उस सुसाइड नोट में है तो वो एफआईआर में आएगा। अगर किसी के दबाव में कहीं ना कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसका आरोपी बन सकता है। हमें लगता है ये जो अपना डिफेंस वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा डिफेंस किस तरफ चीजों को ले जा रहा है, देश अच्छी तरह समझता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं वो अपने प्रोटेक्शन में खड़ा करने का खेल खेल रहे हैं। अब कमिश्नर बीजेपी के हो गए। मुकेश जी के मकान के सामने बम रखा गया, मनसुख हिरेन की हत्या की गई, शायद उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट आगे आएगा। उससे बचने के लिए चीजें हो रही हैं। जी, मतलब परमबीर सिंह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के और डिफेंस कमेटी के मेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, अभी आपने सुना, जिम्मेदारी से नवाब मलिक साहब भी काफी सारी बातें कह रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि देखिए, अपने आप को बचाने के लिए परमबीर सिंह ये पूरा खेल खेल रहे हैं। बताइए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, नवाब मलिक साहब जो बात कर रहे थे उसमें जिम्मेदारी से ज्यादा बचने का प्रयास अधिक दिख रहा था। क्योंकि ये बताइए, सिर्फ ये घटना थोड़ी है। पालघर में संतों की हत्या से लेकर नेवी के एक पूर्व अधिकारी के ऊपर आक्रमण से लेकर जो कुछ भी कोरोना को लेकर हुआ, एक नहीं अनेक चीजें हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल में होती रही। अब यहीं पर अगर देखिए, वो कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं बताया था। अब यही बात तो अगर इनसे पूछ ली जाए कि आपको शिवसेना अच्छी लग रही थी तो आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं बताया था, उससे मिलकर गठबंधन क्यों किया। अब अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पे बनी थी तो फिर आपने उनके मिलकर सरकार क्यों बनाई, तो आपको पहले ही क्यों उनके खिलाफ चले गए थे। इसलिए इस प्रकार के तथ्य विचित्र और हास्यास्पद होते हैं और यह दर्शाता है कि कोई तथ्यात्मक आधार जब किसी को बचाव में न दिखे तो फिर यह कहा जाता है कि साहब आपने उस समय क्यों नहीं बोला था और इस समय क्यों बोल रहे हैं। एक बात और कह देना चाहता हूं, इससे 2-3 बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात, जो ये महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी उसका आधार क्या था। देखिए, सरकारें बनती हैं तो अक्सर या तो सैद्धांतिक आधार होता है या कोई बृहत्तर राजनीतिक उद्देश्य या केवल स्वार्थ। यहां पर केवल स्वार्थ था और वह आधार क्या था, सिर्फ भ्रष्टाचार, और किस सीमा तक था कि देश की आर्थिक राजधानी में कोई बड़ा आर्थिक घोटाला हो तो फिर भी समझ में आता है कि भाई ये तो बड़ा आर्थिक घोटाला कर रहे थे। ये तो ऐसा हो गया कि छोटी छोटी जगहों से वसूली। इसका अर्थ हो गया कि बहुत ही क्षुद्र स्तर का भ्रष्टाचार था। और फिर मैं एक और कहना चाहूंगा, ये सत्ता की बंदर बाट में एक कहावत होती है अमीश जी, जो सभी लोग जानते होंगे कि साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। ये सत्ता की बंदर बाट की हंडिया थी जो आप पूरे विद्रूप रूप में चौराहे पे फूट के दिख रही है। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और यह हकीकत अब पूरी तरह सामने। और अंत में एक वाक्य, आश्चर्य की बात है कि जिस ढंग का बचाव एनसीपी के द्वारा किया जा रहा है, वो जानते क्यों किया जा रहा है। अभी आपके प्रोग्राम में जो विजुअल में दिखाया जाता है ना, जैसे कि आग लग रही हो, तो सबको इस बात का एहसास है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो सबको इस बात का डर है कि आग चलेगी तो सबके ऊपर आएगी। और चाहे सचिन वाजे हो और चाहे परमवीर सिंह हो,
सबको लेकिन लेकर सुधांशु अगाड़ी त्रिवेदी के नेताओं की आपने सांस बोला इसलिए ऊपर है कि ये चौराहा है, लेकिन ये तो तिराहा है। ये तो तीन पार्टियों का तिराहा है, और तिराहों पर एक्सीडेंट भी अक्सर हो जाते हैं। ऑन अ लाइटर नोट में भी ये बात को कह रहा हूं। मैं एक ऑन द लाइटर नोट में एक और बात कह दूं, सुनिए। नॉट द लाइटर नोट, पुराना बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड का गाना था, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, और कितने अगाड़ी और ज्यादा पिछाड़ी। इसीलिए ये जो तिकड़ी वाली गाड़ी थी, अगाड़ी की गाड़ी में दिख गया कि अगाड़ी कम थे और पिछाड़ी ज्यादा थे, इसलिए उनके सामने समस्या है। देखिए, अशोक वानखेड़े जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति मुझसे बेहतर समझते हैं, तो मेरे विचार से इन्होंने तो स्वयं अनुभव किया होगा कि इस 3 वाली गाड़ियों में तीनों अलग अलग चल रहे थे, और अलग अलग रिमोट से जब एक 3 अभी मैंने एनसीपी के मैं अशोक आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद मैं दोबारा शिवसेना का एनसीपी का भी रुख करूंगा। अशोक वानखेड़े, क्या आपको लगता है, देखिए, एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर जो जिम्मेदारी के पद पे रह चुका हो, और अभी भी एक जिम्मेदारी का पद है डीजी होम, वो बहुत जिम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करता है, पहले चिट्ठी लिखता है, और जिसकी अपॉइंटमेंट भी इसी सरकार ने कर रही हो, ही इज कंसिडर्ड क्लोज टू सेना, और सचिन वाजे भी सेना के प्रवक्ता रहे, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, मीडिया के अंदर भी। क्या आपको लगता है कि पहले तो शिवसेना की इमेज खराब हो रही थी कि सचिन वाजे का उनके साथ लिंक है, लेकिन अचानक इस चिट्ठी के बाद एनसीपी को पॉलिटिकल डैमेज सहना पड़ रहा है, लेकिन एनसीपी बचाव में भी है पूरी तरह से। शरद राव पवार साहब। अमीश जी, मैं आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। मैंने आपके ही प्रोग्राम में जब ये सरकार बन रही थी तब कहा था कि ये सरकार 3 रिमोट से चलेगी। एक बारामती से रिमोट होगा, एक कलानगर से होगा शिवसेना का, और एक 10 जनपद से होगा दिल्ली में। ये मैंने खुद कहा था। ये तीनों रिमोट की सरकार ऐसी ही तकलीफ देगी, ये तय है। लेकिन अभी सुधांशु जो कह रहे थे कि भाई ये तीनों सरकारें किस लिए आई है, मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश में जो सरकारें बनती है, अलग अलग, हरियाणा की सरकार हो या गोवा की सरकार हो, वो भी सत्ता का सुख भोगने के लिए होती है। उसके लिए कोई वैचारिक सब मतभेद वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उस बात को छोड़िए। लेकिन ये बात जरूर है कि ये सरकार शरद पवार चला रहे थे, इस बात में कोई दो मत नहीं। सारी ब्यूरोक्रेसी शरद पवार के कहने पे परमवीर किसका मोहरा था? परमवीर सिंह किसका मोहरा था और किसका मोहरा है? और सचिन वाजे किसका मोहरा था? परमवीर भी सचिन वाजे ये शिवसेना का मोहरा था। शिवसेना ने प्रेशराइज किया, उनको ले आए, शरद पवार ने आने दिया, क्योंकि शरद पवार को 10 जगह ऑब्लाइज किया गया। मैं अब और आगे बताता हूं। एक हिंदी में कहावत है, खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो 100 करोड़ रुपए का इनकम है, ये कोई आज की नहीं है। ये सालों से, 50 साल से ये मुंबई पुलिस उगाई करती आ रही है अपने नेताओं के लिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो ये जो पैसा ऊपर गया वो अकेला देशमुख के पास नहीं गया, ये आकाओं के पास भी गया होगा। डर ये है कि कहीं देशमुख नाम न ले जाए, इसलिए देशमुख को शील्ड करने के लिए सब सामने आए। रही बात अभी सुधांशु जी ने कहा कि ब्रिजमोहन कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एनसीपी के प्रवक्ता है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी रिस्पॉन्ड। एक सेकंड अशोक, वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं जब से आप बोल रहे हैं, वो लगातार बोल भी रहे हैं। बोलिए ब्रिजमोहन जी, आप बोलिए। देखिए, डर ये है कि भेद खुल ना जाए। सुधांशु जी को सुना नहीं, अशोक जी को पहले जवाब दीजिए। नैतिकता की बातें की, लेकिन एक भी मुद्दे का जवाब वो नहीं दे पाए। मेरा कहना यह है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा में यह कहा कि मेरे पास सीडीआर है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से हम लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि यदि वो सीडीआर उनके पास है तो एक तो सीडीआर पेश करें, दूसरा ये बताएं कि उनको ये सीडीआर मिली कैसे, क्योंकि देश के कानून के अंतर्गत 8 एजेंसियों के अलावा कोई भी आदमी सीडीआर को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी की भी, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में निजता का उल्लंघन है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने शपथ ली थी संविधान की, और उसके बाद अगर उन्होंने ये गैर कानूनी काम किया है तो मैं सोचता हूं कि उनको देश से माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को देश से माफी मांगना चाहिए, और अनिल देशमुख को कहना चाहता हूं, और अनिल देशमुख को जिन पे 100 करोड़ रुपए उगाही का आरोप है, और पुलिस कमिश्नर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, आरोप की अगर आपने बात की है तो आप 25 जनवरी 2015 में जाइए, 25 जून 2015 में, जिस समय सुषमा स्वराज जी के ऊपर राजस्थान के हाई कोर्ट ने आरोप लगाया था, उस समय रविशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे।
जब उनसे पूछा गया कि आरोप लगा है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है, तो क्या अब आपके मंत्री इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की नहीं है। इसके साथ उत्तराखंड के जो अभी मुख्यमंत्री थे इसके पहले, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की जांच की ऑर्डर की है। वो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच पे रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। तीरथ सिंह रावत वहां पे मुख्यमंत्री हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। अभी बात पूरी नहीं हुई है। आप देखिए, आपके नेता थे ना अभी 20 मिनट आप ही के नेता बोल के गए ना। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू ब्रिजमोहन जी। सुनिए, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनना पड़ेगी आपको। जिस समय डीजी बंजारा का गुजरात में नार्को टैक्स हुआ, उस समय उसने तत्काल गृह मंत्री के बारे में बोला था कि इनके कारण ये सब किया मैंने, लेकिन किसी ने उस समय मांग नहीं की कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। किस बात की बात करते हैं सुधांशु जी? और ये कहते हैं कि सरकारें बनती हैं, महाराष्ट्र की सरकार 3 पार्टियों की है। अरे आपकी मध्य प्रदेश की सरकार को देख लीजिए, क्यों तोड़ के बनाया? आप नैतिकता की बात करते हैं। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी को इसकी आ गई है, इनकी पार्टी यहाँ पे कमजोर हो रही है, इनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ पर ये सरकार आने वाले 3.5 साल भी काम करेगी और इसके बाद 5 साल बाद भी चुनाव जीतेगी। ये भय व्याप्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। सिर्फ उसका एक कारण है, अभी 3.5 साल भी चलेगी और 5 साल उसके बाद भी चलेगी। आपने तो मतलब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान कर रखा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। एक सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी को बोलने दीजिए। अब सारे मामलों में जो कुछ बोला ब्रिजमोहन जी ने, सारे मामलों पे तो कोर्ट के अंतिम निर्णय आ चुके हैं। अब बीच की बात बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। और भूल गए मान्यवर, अब अगर कहें तो तेलगी और हसन अली, सुनिए मान्यवर, आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब आप 2007 तक जाएंगे तो मैं और भी बताता हूं। तेलगी और हसन अली भूल गए? तेलगी और हसन अली के मामलों पर कितनी जानकारी हुई थी? और दूसरी बात, आप तो आरोप की बात कर रहे हैं। आप तो वो सरकार थे जिसने शिवसेना पे आरोप लगाया था। श्री कृष्णा कमीशन की रिकमेंडेशन आप क्यों भूल गए? क्यों नहीं शिवसेना के ऊपर अब आप के लिए कौन जवाब देगा? आपका तो ये बहुत जबरदस्त मुद्दा था। स्वर्गीय बाल ठाकरे के बारे में क्या क्या शब्द आपने बोले थे। अब देखिए डिस्टर्बेंस करने लगे, अब फिर डिस्टर्बेंस करने लगे। जरा सा अब दिख रहा है ब्रिजमोहन जी, सारे दर्शकों को दिख रहा है कि किसके ऊपर बेचैनी दिखाई पड़ रही है। देखिए ब्रिजमोहन जी, आपके नेता के ऊपर बड़े सारे गंभीर आरोप है। आप उनको डिफेंड करिए, लेकिन दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए ना। रहे कि नहीं, इसका जवाब आप देश को परमवीर सिंह आप बीजेपी के हो गए हैं। परमवीर सिंह आप बीजेपी को गए। कल तक ब्लू आइड बॉय थे आपके इशारे पे सब कुछ कर रहे थे। परमवीर सिंह से ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं था, आज परमवीर से भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। ये क्या लॉजिक है? ये पब्लिक भी देखती है जी, पब्लिक भी देखती है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। देखिए, जो हाथ से खेलने की बात ब्रिजमोहन जी ने बोली, एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, अपनी टर्न पे बोलिए। मैं बार बार आपको गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्लीज बोलिए सुधांशु जी। मान्यवर, जो हाथ से खेलने की तो समस्या है। एनसीपी सोच रही थी कि दोनों हाथ में लड्डू लेंगे, शिवसेना को भी हाथ में खिलाते रहेंगे, कांग्रेस को भी हाथ में खिलाते रहेंगे और केंद्र को झुलाते रहेंगे। परंतु आपके मुंह से जो ये शब्द निकले हैं, उसने आपकी हकीकत बयान कर दी। बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब शिवसेना हमसे अलग होती है तो अच्छी हो जाती है, कोई आपका अधिकारी आपके खिलाफ बोल देता है तो वो बुरा हो जाता है। ऐसे विचित्रपूर्ण तर्क आप देने की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गृह मंत्री के ऊपर इस ढंग का आरोप लगा है, वो भी उसी राज्य के डीजी स्तर के अधिकारी के द्वारा। बजाय उसको गंभीरता से लेने के, इस प्रकार की हास्यास्पद बात करना। और आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? वो पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर आपको आरोपों में कोई हल्कापन नजर आता है तो लाइए विधानसभा में विशेषाधिकार अनंत प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस जी के पास, सामने अगेंस्ट में हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। टीवी पे बोलना अलग है मान्यवर, वहां जब यथार्थ का सामना करना पड़ेगा तो सदन के पटल पर आप चारों खाने चित होंगे। नहीं तो मैं कहता हूं, लाइए सदन के पटल के ऊपर, देखें आपके तथ्यों में कितना आधार है। सदन के बाहर सीडीआर पेश करें। ओके, ब्रिजमोहन जी बोलिए। सदन के बाहर सीडीआर पेश करें ऑन रिकॉर्ड। ब्रिजमोहन जी, अरे सरकार आपकी है जनाब, सीडीआर आप लेके आप मांग सकते हैं, आधिकारिक रूप से मांग सकते हैं, सचिव मांग सकता है। क्या बात कर रहे हैं? सीडीआर देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा के पटल पे रखी थी, वो उसको बाहर रखें, क्योंकि विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई को कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं इस बात को, आप खुद एक बहुत अच्छे सांसद है, आपको सच्चाई मालूम है। बाहर रखे तो पता लगेगा। तो मैं कह रहा हूं विधानसभा के अंदर तो चैलेंज हो सकता है ना, तो आइए इस पर बहस करवाइए विधानसभा में और परास्त कर दीजिए हमारी पार्टी को।
मुद्दा बहन, परास्त तो है ही आप लोग, परास्त तो है ही महाराष्ट्र में आप लोगों को तकलीफ इस बात की है कि परास्त हो गया। नहीं, देखिए ब्रिजमोहन जी देखिए, अधिकारी महाराष्ट्र सरकार का अधिकारी है जो आरोप लगा रहा है। आरोप आपके बड़े नेता पे लग रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री पे लग रहे हैं। सचिन वाजे को रीइंस्टेट आपकी सरकार ने करा, ये सब कुछ तो आपकी सरकार ने करा। अगर सब कुछ बीजेपी उधर करा रही है तो आप सत्ता में क्यों है उधर? अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी उधर करा रही है तो आप सत्ता में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे परमवीर सिंह भी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सीडीआर भी आ रहा है, तो आप सत्ता में क्यों है भाई वहां पर? अगर बीजेपी सब कुछ करवा रही है तो। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए इस बात का। जी अधिकार परमवीर सिंह को कमिश्नर किसने बनाया? सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने करा? जवाब दीजिए इस बात का। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? हमारी सरकार ने परमवीर सिंह जी को 29 फरवरी को अपॉइंट किया था जी। वो चूंकि उन्होंने खुद ने इस बात को कहा था कि मैं एक अच्छा अधिकारी हूं और मैं जनता से जुड़कर जनता के हित के लिए शासन के आदेशों के अंतर्गत काम करूंगा, उनको मौका दिया, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि मुझसे 100 करोड़, अब वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए मांगे गए। कहना एक बात बताइए अमित जी, कहना सब कुछ हो जाता है। आप थोड़ा आइए, 29/2 को अपॉइंट होते हैं, 5 जून 2020 को सचिन वाजे की रीस्टेट आपने करा। हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है। अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाहते हैं। मैं संजय गुप्ता आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए, अशोक वानखेड़े को भी तो बोलने दीजिए। अशोक वानखेड़े, आप इस बात को एग्री करने को तैयार है? एक अधिकारी कहता है कि मैं बहुत बढ़िया अधिकारी हूं, मैं मुंबई की सेवा कर सकता हूं, मैं मुंबई के लिए सब कुछ कर सकता हूं, मुझे आप कमिश्नर बना दीजिए। अपॉइंटमेंट ऐसे होते हैं और महाराष्ट्र में अपॉइंटमेंट ऐसे हो रहे हैं। और एक सेकंड, पॉइंट नंबर 2, सचिन वाजे का रीइंस्टेट इसी शासन ने किया था ना, कि सचिन वाजे को बीजेपी की सरकार लेके आई थी। बीजेपी की सरकार ने तो मना करा था सचिन वाजे को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको मना कर रखा है। अमीश बोलिए अशोक। अमीश, मैं एक कहता हूं कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे इतना विश्वास है कि महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही से लेकर सर्वोच्च जो अभी सबसे सीनियर आदमी है, सभी ये बात कहेंगे कि मैं महाराष्ट्र की सेवा के लिए काम करूंगा और महाराष्ट्र के प्रति समर्पित रहूंगा। तो क्या सबको कमिश्नर बनाएंगे? दूसरी बात, मैं बार बार एनसीपी को एक सवाल पूछ रहा हूं, नवाब मलिक ने भी जवाब नहीं दिया। जवाब एक सेकंड, आप सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए आप। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट, सवाल सुन लीजिए। शरद पवार, ब्रिजमोहन जी, अशोक जी को बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा, उनकी बात सुनिए 30 सेकंड। क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट ब्रिजमोहन जी, क्या अजित पवार का इस्तीफा मूर्खता थी? क्या अजित पवार का आरोप लगने के बाद इस्तीफा मूर्खता थी या नैतिकता के एक पैमाने स्थापित किए थे? जवाब दीजिए आप। आज मलिक साहब तो दे नहीं पाए, कम से कम आप दे दीजिए। आज की बात करिए, नैतिकता आज की बात क्यों करें? जब आप बीजेपी के लिए सारी पुरानी बातें करते हो, आपने बंजारा की बात कब की? बंजारा की बात आज की है क्या? आप बीजेपी को घेरते हुए सारी दुनिया की बात करेंगे, आज की बात करिए ना। आपको मालूम है उत्तराखंड में सीबीआई की जांच का ऑर्डर चीफ मिनिस्टर बदल गया, उस समय किसी ने पूछा, चीफ मिनिस्टर बदल गया, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। आप गृह मंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं क्या? आप चीफ मिनिस्टर बदल गया। आप नैतिकता मत सुनाइए, आप नैतिकता मत सुनाइए। ये 100 करोड़ रुपए सबने खाए हैं, 100 करोड़ रुपए आपके पार्टी के फंड में भी गए हैं। यही कारण है कि आप शील्ड कर रहे हैं उस देशमुख को। 30 अक्टूबर को आपने संजय राठौड़ को जाने दिया, बहुत पुरानी बात नहीं कहता हूँ। संजय राठौड़ पे आरोप लगे थे, क्यों इस्तीफा लिया इसका? जानकारी गलत संजय राठौड़ का क्यों इस्तीफा लेने दिया आपने? तब आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? संजय राठौड़ पे आरोपी लगे थे ना। एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, अशोक आप चाहो तो देखिए, ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे हैं। संजय गुप्ता का भी मैं रुख करता हूं। संजय गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये फजीहत आपको पता था होगी? मैं अशोक जी आपका रुख करता हूं, ये आपको पता था संजय गुप्ता ये फजीहत होगी और इसीलिए शिवसेना ने इस पूरे मामले में अब चुप्पी साध ली है? क्योंकि आज नवनीत कौर राणा ने सदन में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला, मैं सदन में जब बोल रही थी तो मुझे अरविंद सावंत, शिवसेना के सांसद ने, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी है, उन्होंने धमकी दी कि ऐसा मत बोलिए, आप अगला नंबर आपका है, आप जेल पे जाएंगी। नवनीत कौर राणा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जवाब।
नहीं देखिए अमीश देवगन जी, बहुत सी बातों को मिक्स किया जा रहा है और अब जिस बातों को मिक्स करके ये खिचड़ी बन रही है या रायता फैला रहे हैं सुधांशु द्विवेदी जी बीजेपी या क्या कर रही है, इस बात को मैं एक शेर में कहना चाहता हूं कि ना जाने बीजेपी के जहन में क्या इरादा है, कि ना जाने बीजेपी के जहन में क्या इरादा है, परंतु हम ये जानते हैं कि इनके इरादों में सच्चाई बहुत ही कम और षड्यंत्र कुछ ज्यादा है। अच्छा, आप सचिन वाजे की रीस्टेटमेंट वाले मैटर से ले लीजिए। आप तो सचिन आपने भी कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि उनको बीजेपी के कहने पे आप लोगों ने लिया था पुलिस में वापस, परमबीर सिंह को बीजेपी के कहने पे पुलिस कमिश्नर बनवाया था। ये 100 करोड़ की उगाही का मामला क्या है? मैं आपकी एक बात को करेक्ट करना चाहता हूं। परमबीर सिंह कह रहे मैंने तो सीएम को भी बताया था भाई। देखिए सचिन वाजे की जो रीस्टेटमेंट थी, नहीं देखिए सबसे पहली बात तो सचिन वाजे की सस्पेंशन और रीस्टेटमेंट को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल चैनल पे इस बात को आपने भी कहा और सांसद बीजेपी के जो हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं इन्होंने भी कहा। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो ये थे कि घाटगोपाल बम ब्लास्ट मामले में जो एक यूनिस खान जिन जो बम ब्लास्ट बम मैनिपुलेट करने का आरोपी था, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। ख्वाजा यूनिस उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी और उस आरोप में सिर्फ सचिन वाजे सस्पेंड नहीं हुआ था, उस आरोप में 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे, जिसमें सचिन वाजे भी एक था। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे वो ये दिए थे कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक इनको सस्पेंड किया जाए। महाराष्ट्र सरकार का और पुलिस का एक सर्कुलर है। सचिन वाजे शिवसेना का प्रवक्ता था, इस बात से इनकार कर सकते हैं क्या? सचिन वाजे शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम दिखता था, इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं तो इससे क्या कोई आरोप सिद्ध हो जाता है क्या? इससे क्या कोई ये कोई गुनाह है क्या? अगर किसी ने किसी पार्टी को ज्वाइन किया था या वो उस पार्टी का प्रवक्ता रहा था तो ये कोई गुनाह थोड़ी ना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेजिग्नेशन लेटर। ओके अशोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु का मैं रुक करता हूं। सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू दिस। सुधांशु त्रिवेदी, नवनीत कौर राणा ने भी बड़े गंभीर आरोप लगाया कि अरविंद सावंत ने उनको धमकी दी। मेरे साथ कुछ देर में नवनीत कौर राणा होंगी भी लाइव पे मौजूद। वो पार्लियामेंट में इस समय है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलेंगी वो हमारे साथ लाइव होंगी। क्विकली सुधांशु। देखिए संजय गुप्ता जी ने जो कहा, हमारे ऊपर जो उनको आरोप लगाना हो, राजनीतिक पक्ष बोलना हो, सब अपनी जगह है। मैं तो एक विशुद्ध प्रशासनिक पक्ष कह रहा हूं। आज शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके पुलिस कमिश्नर ने उनके गृह मंत्री पर आरोप लगाया है। अब दो में से एक कार्य उन्हें करना चाहिए। यदि उन्हें पुलिस कमिश्नर के आरोपों में तथ्यात्मकता नजर आ रही है तो गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर, अरे सुन तो लीजिए भाई, और अगर आपको यह लग रहा है, अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, मेरी बात तो सुनिए भाई, और अगर आपको यह लग रहा है कि उनकी बात गलत है, किसी भी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं होता है कि वो सीधे बड़े व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दे, तो पुलिस कमिश्नर पे कार्रवाई कर लेनी चाहिए। ये दोनों कैसे चल रहे हैं भाई, दोनों कैसे चल रहे हैं ये बताइए। या फिर अब कहना चाहिए कि शिवसेना का शेर पूरी तरीके से रिंग मास्टर के कब्जे में आकर दुम हिलाने लगा है? आप बता दीजिए। यदि आपको लगता है कि गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाना गलत है तो इनसबऑर्डिनेशन पे कार्रवाई करिए, कमिश्नर पे बोलिए ना, इस पे तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नैतिक दृष्टि जो परमवीर ने कहा वो सही है तो मुख्यमंत्री का गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कहते हो चुप है, इसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती। बोल रहा है जांच जो है वो इस्तीफा देना क्या चाहते हैं, मतलब इससे शेर पे कहां से बात आई? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार कितनी कमजोर है या दिख गया। अगर आरोप प्रत्यारोप पर इस्तीफे होंगे, ये आरोप प्रत्यारोप है, सभी इस्तीफे वाले हो जाएंगे। शासन में बैठे व्यक्तियों के आरोप प्रत्यारोप नहीं है मनोहर। अगर आपको दो में से एक का आरोप तो सही लग रहा है ना, दोनों को। संजय गुप्ता आप कैसी बातें कर रहे हैं? संजय गुप्ता आप कैसी बातें कर रहे हैं? गजब है भाई। एक सिटिंग। अच्छा चलिए, गृह मंत्री पे आरोप है, जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा बताइए? इस्तीफे होने चाहिए। नहीं, अच्छा चलिए, जांच कौन करेगा बताइए? आरोप तो गृह मंत्री पे। अरे इसका तो जांच भी नहीं होनी चाहिए आपके। अच्छा मुझे बताइए, कौन करेगा? बोलिए। गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोलिए, वहां से फैसला हो जाएगा, कौन करेगा जांच? सुधांशु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आरोप के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अशोक, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी। क्या जो कोर्ट तय करेगा होगा? यही तो मैं कहना चाहता था। अशोक कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन संजय गुप्ता 10 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिए,
अगर सदन में आपकी पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसको धमकाया जाएगा। नवनीत कौर राणा का यह आरोप है, क्यों? आपके सांसद अरविंद सावंत ने ये कहा। ने अपनी बात को कही है। अब नवनीत कौर राणा की बात सही है या नहीं है ये तो अरविंद सावंत बताएंगे। अब उन्होंने किस बिहाफ पर कहा है, अरविंद सावंत जी का कोई बयान है तभी इस बात पर। लेकिन ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है कि अगर सदन में आपकी सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो धमकाया जाएगा। आप यहां दिन रात बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आपको आज तक कभी संबित पात्रा ने, गौरव भाटिया ने, डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी ने, शाहनवाज हुसैन ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने कभी कुछ कहा आपको? या और भी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कभी कुछ कहा आपको? देखिए, लोकसभा झूठा आरोप तो आप भी नहीं लगाएंगे ना। इस तरह की बात होना, ऐसे कहना, मैं तो समझता नहीं कि किस तरह से नवनीत को। जी मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। अशोक वांखाटे ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास भी आता हूं। एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की, जो कि अमरावती से सांसद हैं, नवनीत कौर राणा जी। नवनीत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा बहुत बड़ा सवाल आपसे यही है, आपने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि जब सदन में आप बोल रही थी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तो शिवसेना के सांसद पूर्व मंत्री अरविंद सावंत ने आपको आके धमकी दी। क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है पिछले कई दिनों से जो महाराष्ट्र में एक अलग सी चर्चा घड़ामड़ी चल रही है, उसके कारण जो चीज़ों पे बात करना था उस पे हमने बात की, चर्चा की, और संविधान ने जो अधिकार दिया है और जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक निर्दलीय एमपी को चुनकर ये सदन में भेजा है, तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ बनकर उनके विषयों पे यहाँ पे रखने का अधिकार हमको लोगों ने दिया और सदन ने दिया है। जब वो मैंने अर्जेंट इशू पे ये सब्जेक्ट उठाया कि उद्धव ठाकरे जी की पैरेलल उस पर जांच होनी चाहिए और परमवीर सिंह किसके कहने पे काम कर रहे थे और सचिन वाजे पिछले 17 सालों में किसके अंडर में और मातोश्री पे किस तरीके से वो काम कर रहे थे, और सस्पेंड रहने के बाद अर्जेंट उन्हें रीजॉइन रीस्टेट कैसे करवाया गया और करवाने के लिए किसने कहा गया और क्राइम यूनिट मेन हेड इसका किसने बनाया, और 100 करोड़ के जो विषय पे जब हमने बात चर्चा वहाँ पे रखी, तो जब ये शिवसेना के सभी लोग, सभी एमपीज जब वहाँ से वॉकआउट कर रहे थे तो वहाँ पर खड़े होके 2 सेकंड के लिए उन्होंने मुझे इमीडिएट ये बोला कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल के पीछे भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के थ्रेटनिंग लेटर्स आए हैं, थ्रेटनिंग फोन्स आए हैं कि जिस ब्यूटीफुल फेस पे तुम घमंड करते हो ऐसे ऐसे डाल देंगे, अगर इसके बाद तुमने उद्धव ठाकरे के बारे में एक भी शब्द और बोला तो ये चेहरे के ऊपर जिसके ऊपर तुमको घमंड है वो कहीं का भी रहने का नहीं छोड़ेंगे करके। तो हमने वो पहले भी कंप्लेन की है पुलिस डिपार्टमेंट को, और आज भी जब सदन में, जब लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान पर, जगह पर जब लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, एज ए महिला बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से मैं ये सदन तक पहुंची हूँ। और ये बोलते हैं भाषणों में, ये बोलते हैं महिला सुरक्षित सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, महिला मजबूत होनी चाहिए, महिला आगे बढ़नी चाहिए, और जब महिला सदन तक पहुंचती है तो हमारे कलीग अरविंद सावंत जी मुझे आकर बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी और तुम्हें जेल के पीछे भेजा जाएगा। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये बोलते हैं संविधान की हत्या। संविधान की हत्या यही है कि अपने विचार रखने का अधिकार जो संविधान, लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में आपके साथ ये चीज हुई है, इसकी कंप्लेंट देखिए, हमने अरविंद सावंत को भी इस पे काउंटर करने की कोशिश की। मैं आपको ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए वो सुना सकता हूं। हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कैटेगोरिकली पूछा आपके बारे में सवाल। तो क्या कहा अरविंद सावंत ने, मैं आपको सुनाता हूं। वो थोड़ा बौखलाए और उन्होंने क्या बोला आप सुनिए। सुनाता हूं मैं आपको अरविंद सावंत। शिवसेना के सभी लोग बाहर वॉकआउट करते हैं तो उसी दौरान अरविंद सावंत 2 सेकंड। नवनीत राणा ने आप पे आरोप लगाया कि आपने उन्हें धमकाया। उसकी क्या, हमने किसको धमकाया? वो कह रहे मैंने किसी को नहीं धमकाया। उन्होंने ये बोला मैंने किसी को नहीं धमकाया और माइक को पीछे कर दिया। मेरे पीछे एक आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के मेंबर बैठे थे, भरत करके। उन्होंने स्पष्ट ये शब्द सुने
मैंने टर्न करके एज इट इज जैसे वो बोल के निकले मैंने उनके ऊपर टर्न किया एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड वेदर यू हर्ड दिस व्हाट ही स्पोक, देन इमीडिएटली उन्होंने आंसर किया यस, मैंने ये शब्द सुने कि वो बोले कि आपको बिहाइंड जेल के पीछे भेजेंगे, बिहाइंड दी बार वो आपको भेजेंगे, ये शब्द हैं उनके। सदन में आप एक महिला बड़ा गंभीर आरोप है कि एक सांसद को सदन में शिवसेना के सांसद ने धमकाया कि तुम सरकार के खिलाफ, जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहां धमकाया गया कि अगर तुम बोलोगी तो तुम जेल जाओगी। आप इसकी कंप्लेंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को करेंगी? 100% में इस सदन में जब ये इंसिडेंट होता है, बाहर जितने भी इंसिडेंट होते हैं, मुझे बहुत सारी धमकी दी है, तुम्हें घूमने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे चेहरे पे हम एसिड डाल देंगे, तुम्हें मार के कहाँ फेंक देंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। शिवसेना गुंडागर्दी की पार्टी है, वो सभी महाराष्ट्र के जनता को भी पता है। पर सदन में जहां पर हम अपनी कलीग के साथ में विचार के मतभेद हम रख सकते हैं, पर ऐसी चीजों पे मतभेद होना और किसी को थ्रेटनिंग ये हाउस के अंदर करना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को, उनकी हत्या ये शिवसेना के अरविंद सावंत जी ने एक महिला को ऐसी थ्रेटनिंग करके दी है। तो मैं इसकी कंप्लेंट बिरला साहब को भी दूंगी, इसकी कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन में भी करेंगे। जो व्यक्ति मुझे अंदर धमका सकते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो किस तरीके से मेरे पीछे रहेंगे, ये बात की चिंता सभी को है। पर मैं जो सच्चाई है, मैं कल भी बोल रही थी, आज भी बोल रही हूं और कल भी बोलूंगी, किसी के धमकाने से मैं नहीं रुकने वाली हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच नवनीत कौर राणा, अपनी बात को स्पष्टता से रखने के लिए। आज का निष्कर्ष यह है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। नमस्कार।